स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। चलिए गाइस, सो स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को। तो कल हमने सेट नंबर 1 डिस्कस किया था और आज हम सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से मैंने तुम्हें बताया था कि कल मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि अगर आप यूट्यूब से पढ़ते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, और अगर आप मेरे पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और 11 तारीख को सैटरडे को हमारी एक मैराथन क्लास होगी, उसको मिस मत करना किसी भी हालत में। बाद में नहीं पढ़ी जाएगी, तुरंत उसी टाइम पढ़ी गई तो पढ़ी गई, लेकिन बाद में नहीं पढ़ी जाएगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि लाइव क्लास में पढ़ लेना, क्योंकि लंबी भी क्लास होगी और बहुत सारी चीजें आपको देखने को उसमें मिलेंगी। ठीक है, सो गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। अब हम क्लास की तरफ आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और कहीं पे भी आप लोगों को ये क्लास शेयर करनी है तो फटाफट कर दो अभी, क्योंकि क्लास को मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है आप अपने दोस्तों को इस साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, माय नेम इज डॉक्टर विपिन गोयल। ठीक है, तो सेट नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे आप मुझे जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इन सब के लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आप लोगों के लिए वो है टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आपको 100% जुड़ना है, क्योंकि यहाँ पे सारे लेक्चर्स, नोटिफिकेशंस, पीडीएफ्स जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है ना, यहाँ पे हम शेयर करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर पर्सनली मैसेज कर सकते हो और ईमेल कर सकते हैं अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पेपर, आपका कुछ भी हो। हर घर शिक्षा कैंपेन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको जो मेरे पेड कोर्सेज हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में मिलेंगे, एक साल की वैलिडिटी के साथ। एक साल की वैलिडिटी 499 रुपए में, और इसमें आपको कोड लगाना है VIP 499। ये कोड लगाना है VIP 499। ये कोड लगाएंगे तो आपको कोर्स जस्ट 499 रुपए का मिल जाएगा। ये कौन से कोर्सेज हैं? 10,000 MCQ कोर्स और GS कोर्स। 10,000 MCQ कोर्स में हमारे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्जाम्स के, SSC के भी हैं यहाँ पे, और प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। और कल मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपके पास अभी 20 दिन का समय है, बस 20 दिन का CGL के लिए और CHSL के लिए 20 दिन का समय है, 20-22 दिन का समय है। तो आपको इनमें से कौन कौन से फोल्डर्स पढ़ के जाने हैं, वो 5-6 फोल्डर्स मैंने बताए थे। मैंने एक रात में वीडियो बनाई थी, उसको देख लेना अगर आपको लगे। ठीक है, तो अगर आपके पास ये वाला कोर्स है। GS कोर्स हमारा एक थ्योरी कोर्स है, एक टॉपिक वाइज चीजें हमने इसमें डिस्कशन करी हुई हैं। और इन कोर्सेज को आप कहां से ले सकते हो? स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, बिल्कुल नीचे जाना, वहां पे नजर आएगा आपको डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज। ठीक है, तो आपको ये दोनों कोर्सेज नजर आ जाएंगे, क्लिक करना और अपना कोर्स परचेज कर लेना, और इसमें कोड लगा लेना VIP 499। ठीक है, तो आपको कोड लगा के ये कोर्स मिल जाएगा। अभी हम क्लास की तरफ फोकस करेंगे। कोई बोलना नहीं है, कोई किसी से बात नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन का आंसर आता है, जो पॉइंट्स पता है लिखते रहना, लेकिन किसी से बात मत करना, फोकस करना क्लास के ऊपर ही। समझ आया तुम्हें जी? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द ब्रांच ऑफ द zoology that deals with the scientific study of the animal behavior। पहली बात तो zoology का मतलब ही क्या होता है? एनिमल्स की स्टडी। अब बात क्या कर रहा है? एनिमल बिहेवियर के ऊपर बात कर रहा है, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इथोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। ये डी वाले पता नहीं कौन है, ये डी वाले कौन है? ये डी वाले कौन है? बिहेवियर की बात चल रही है तो इथोलॉजी के नाम से हम उसको जानते हैं। ये जो बच्चे कह रहे हैं ना कि एनाटॉमी, एनाटॉमी पता क्या होता है? जो हमारा दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है, जो हमारी बाहर आउटलुक है, यानी कि यहां पे एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, भाई जैसे हम दिखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग बींग्स, वो होता है स्ट्रक्चर के बारे में। बिहेवियर की बात करते हैं तो हमारा इथोलॉजी होता है, ये ध्यान रखो। ठीक है, हाँ। और इकोलॉजी की बात करूं तो इकोलॉजी का मतलब क्या है? हम लोग ह्यूमन बीइंग और हमारा इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? आपका इकोलॉजी के नाम से हम जानते हैं। पॉइंट समझ आया? फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, उनका प्रॉपर तरीके से फंक्शन,
हमारे बॉडी पार्ट्स का प्रॉपर तरीके से फंक्शन कैसे हो रहा है और किस तरीके की चीजें चल रही हैं हमारी बॉडी में, खास करके फंक्शन के साथ संबंधित, तो उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। हर वर्ड जो है एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो तुम लोगों ने गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है? तो कनेक्शन बना के रखना है यहां पे। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, इथोलॉजी इज द करेक्ट वन। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है आपका कहां पे है? सबको पता होगा ये, ठीक है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पे है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विक्रम साराभाई जी को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ न्यूक्लियर स्पेस प्रोग्राम, फादर ऑफ न्यूक्लियर स्पेस प्रोग्राम के नाम से इसको हम जानते हैं। क्लियर? दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है आपका कहां पे है? तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत देखने को हमें मिलता है, और यहीं पे ही आपका थुम्बा इक्वेटोरियल सेंटर है, ठीक है? ये याद रखना, थुम्बा इक्वेटोरियल सेंटर। यस, बिल्कुल सही। क्लियर हो गया तुम्हें? सेंटर ऑफ अर्थ साइंसेस की स्टडी के लिए भी है, सेंटर ऑफ अर्थ साइंसेस की स्टडीज का सेंटर जो है वो भी तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत है। लिक्विड प्रोपल्शन ये सारे जो हैं आपके इन्हीं चीजों के साथ संबंधित हैं। लिक्विड प्रोपल्शन सेंटर जो है आपका, मतलब लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर जो है वो भी आपका कहां पे है? तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत देखने को हमें मिलता है। पॉइंट समझ आया आप लोगों को जी? पॉइंट समझ आया आप लोगों को? यस, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां पे हम बात करेंगे बेंगलुरु की। बेंगलुरु की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे तो सबको पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं। क्लियर? अंतरिक्ष जो कमर्शियल आर्म है आपकी इसरो की, उसके भी हेडक्वार्टर हैं यहाँ पे। कहां पे? दैट इज इन द बेंगलुरु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इसके भी हेडक्वार्टर कहां पे हैं? आपके बेंगलुरु में है। ये मैं मेन आपको बता रहा हूं, ठीक है? ये याद रखना। हैदराबाद में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है? आपको पता है अब इस साल 2023 है हमारा, वो कौन सा ईयर है? मिलेट्स का ईयर है। तो मिलेट्स के जो रिसर्च सेंटर हैं वो भी कहां पे हैं आपकी? मिलेट्स के रिसर्च सेंटर भी कहां पे हैं? दैट इज हैदराबाद के अंतर्गत देखने को हमें मिलते हैं। क्लियर? यहां पे नेशनल जियोफिजिक्स रिसर्च सेंटर है, नेशनल जियोफिजिक्स जो है आपका रिसर्च सेंटर देखने को हमें मिलता है यहीं पे। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। मुंबई में क्या है? मुंबई में बताओ फटाफट। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है यहाँ पे, ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है यहाँ पे महाराष्ट्र में। क्लियर हुआ तुम्हें जी? समझ आ रहा है तुम्हें? ठीक है भाई, इनको पढ़ लेना अच्छे से, इनको अच्छे से पढ़ लेना। ये जो सेंटर्स बताए हैं, मतलब इन्हीं में से फंस जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो तभी मैंने इतने सारे बताए हैं, पढ़ लेना इनको। आंसर नंबर 1 तिरुवनंतपुरम इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किंग हर्षवर्धन रोट ए फेमस प्ले। देखिए हर्षवर्धन जो है वर्धमान डायनेस्टी के अंदर आते हैं, और हर्षवर्धन जो है आपके हर्षवर्धन जो है एक लेखक भी हैं, ठीक है। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी थी थानेश्वर से कन्नौज में कैपिटल शिफ्ट करी थी। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। कन्नौज यूपी में है, ठीक है, और थानेश्वर हरियाणा में है। हर्षवर्धन के टाइम पे एक पर्सन आया था ह्यूनसांग चाइना से, जिन्हें हम बोलते हैं प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स बोला जाता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। इंपॉर्टेंट। आईसिंग भी आया था, ये भी चाइना से आया था, हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। हर्षवर्धन एक लेखक हैं, एक लेखक भी हैं हर्षवर्धन। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं। कौन कौन सी? प्रियादर्शिका, नागानंद और रत्नावली। ये पुस्तक तीनों जो हैं ये किसने लिखी हैं? हर्षवर्धन ने लिखी हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? नागानंद इज द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन। क्लियर? अब बात यह है, हर्षवर्धन के ऊपर भी पुस्तक लिखी गई है। हर्षवर्धन के ऊपर लिखी गई है हर्षचरिता, हर्षवर्धन की बायोग्राफी हर्षचरिता। ये हर्षचरिता लिखी किसने है? ये बाणभट्ट ने लिखी है। ये बाणभट्ट कौन है? इनका कोर्ट पोइट है। क्लियर? इनके दरबार में कवि है।
भानभट्ट ने एक और पुस्तक लिखी है कदम्बरी, कदम्बरी पुस्तक भी इन्होंने लिखी है भानभट्ट ने। ठीक है, ये जो हर्षवर्धन है ना, ये साउथ इंडिया गया था रूल करने के लिए, अटैक करने के लिए। चालुक्य वंश के राजा, चालुक्य वंश के राजा पुलाकेशिन टू, पुलाकेशिन टू जो होते हैं वो हर्षवर्धन को हरा देते हैं, ये जीत जाता है। क्लियर, जब ये जीत जाता है इसका वर्णन आहियोल इंस्क्रिप्शन में किया गया है, आहियोल इंस्क्रिप्शन, क्लियर, जो कि कर्नाटका में है, बादामी में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, आहियोल इंस्क्रिप्शन में। ये आहियोल इंस्क्रिप्शन लिखी किसकी हुई है? रविकृति की इंस्क्रिप्शन है ये, किसकी है? रविकृति की, इंपॉर्टेंट है। ये पुलाकेशिन टू को भी हराया गया है, किसी ने हराया था? पुलाकेशिन टू को हराया था पल्लव वंश के राजा ने। ये पल्लव वंश का राजा कौन है? नरसिम्हा वर्मन वन है। नरसिम्हा वर्मन वन जो है जीता था, क्लियर, और इसने एक टाइटल लिया था वातापी कोंडा। कौन सा? वातापी कोंडा, क्योंकि वातापी जो थी दिस वाज द कैपिटल ऑफ द चालुक्य वंश। क्लियर, पल्लव वंश की कैपिटल क्या थी? कांचीपुरम, कांचीपुरम। दिस इज इंपॉर्टेंट वन पॉइंट। समझ आया तुम्हें? समझ आ रहा है तुम्हें? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पे एक दो पॉइंट और याद करते हैं। रामायणा जी के बारे में बात कर सकते हैं। रामायणा जो है ये लिखी है वाल्मीकि जी ने, ठीक है, वाल्मीकि जी ने। और साउथ की जो रामायण है वो किसने लिखी थी? साउथ में, तमिल भाषा में, तमिल भाषा में किसने लिखी थी? कंबन ने, इंपॉर्टेंट वन। और रामायण रामचरितमानस किसने लिखी है? ये लिखी है तुलसीदास जी ने, अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। अरे और कहां लिखे? ऊपर लिख सकते हैं। रामायणा के बारे में अगर हम बात करें, रामायणा को पर्शियन वर्जन में चेंज किया गया था, फारसी भाषा में अकबर के टाइम पे चेंज किया गया था। और इसको किसने किया था? बदौनी ने किया था। और बदौनी ने महाभारता को भी चेंज किया था, महाभारता को चेंज किया था पर्शियन भाषा में, जिसको रजमनामा के नाम से जाना जाने लगा था। और महाभारता को जय संहिता भी कहते हैं, वेद व्यास जी ने इसको लिखा था, ठीक है। और वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट एपिक कौन सा है आपका? दैट इज महाभारता। पॉइंट समझ आया तुम्हें? ज्यादा तो नहीं हो गया? हाँ, ठीक है, कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया है? और भाई एडजस्ट कर लेना तुम लोग। अब देखो मैंने तो अपना काम कर दिया, आप तुम एडजस्ट कर लेना इन चीजों को, भाई कहां से क्या चीजें जुड़ रही हैं जी। एक बच्चा कह रहा है कि मैं नया हूं और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बेटा इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे अरे फटाफट बताओ जल्दी जल्दी, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, ये ऐसे नहीं होता, ठीक है। ऐसे नहीं होता बेटा। लाइक करो, शेयर करो, मैं नहीं कराने वाला, मैं नहीं कराने वाला, जल्दी 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 करो, जल्दी जल्दी करो, मैं नहीं नहीं नहीं, मैं आगे क्वेश्चन में तब बढ़ूंगा जब इतने लोग हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। पॉइंट समझ आया? ऐसे नहीं होता, ठीक है, तभी तेरे को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ। चला जाओ आगे, तुझे इसीलिए समझ नहीं आ रहा, ठीक है, आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ह्यूमिडिटी जो होती है वो क्या होती है? ठीक है जी। यहां पे जो है ह्यूमिडिटी किस चीज से मेजर करते हैं? व्हाट इज ह्यूमिडिटी? देखिए ह्यूमिडिटी का मतलब ये होता है कि जो हवा है आपका, ठीक है, हवा जो है उसमें कितना मॉइस्चर है, मतलब एयर में कितनी नमी है, वाटर वेपर है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। क्लियर? अब ह्यूमिडिटी को हम मेजर कैसे करते हैं? हम मेजर करते हैं हाइग्रोमीटर से। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? फोर्थ ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अब ह्यूमिडिटी दो तरीके की है और पूछी भी जाती है पेपर में। एक होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, अब दोनों वर्ड का मतलब क्या है इसको शॉर्ट में समझना, तब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक्चुअल, ए फॉर एब्सोल्यूट, ए फॉर एक्चुअल। रिलेटिव मतलब कंपैरिजन, जब हम किसी चीज को कंपेयर कर दें। अब देखिए जी, एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल, जिस रूम में आप बैठे हो उसमें आप जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, लेट्स सपोज वहां पे ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी का मतलब हवा में उतनी नमी है, तो दैट मींस अगर यहां पे कुछ नमी है तो वो क्या है? आपकी एक्चुअल ह्यूमिडिटी है, वो उसे हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट। क्लियर? हो सकता है जिस रूम में आप बैठे हो उसमें कम हो, दूसरे रूम में ज्यादा हो, तो हम जब हम दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस रूम में इतनी ह्यूमिडिटी है और इतनी आ सकती है। दो जब चीजों को कंपेयर कर दोगे तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये चीज ध्यान रखना। क्लियर हो गया तुम्हें? नेक्स्ट बात करते हैं लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर जो है हम बात करेंगे प्योरिटी ऑफ मिल्क के बारे में।
मिल्क की प्योरिटी के बारे में हम बात करेंगे। भाई अब मेरे को मिल्क ध्यान में आ गया, तो मिल्क के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आते भी हैं, तो पढ़ लेना आप, ठीक है। मिल्क की प्योरिटी को, मिल्क के अंदर एक शुगर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, लैक्टोज शुगर। क्लियर। मिल्क खट्टा जब हो जाता है तो उसके अंदर एक एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड। और सेम जो हमारी बॉडी में भी लैक्टिक एसिड बन जाता है, जब कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है एनारोबिक कंडीशन में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। क्लियर। तब आपकी मसल वगैरह पेन करती हैं। और मिल्क को मतलब प्योर करने के लिए एक तरीका बताया गया था, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क का कॉन्सेप्ट क्या है कि दूध को ऐसे टेम्परेचर के ऊपर गर्म करो जब दूध के अंदर सारे बैक्टीरिया वगैरह जो है आपके खत्म हो जाएं, ठीक है, वो खत्म हो जाएं। और वो कौन सा टेम्परेचर है, 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट, ठीक है, 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकंड। और ये लुईस पास्चर ने हमें बताया था पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क के बारे में। मिल्क के बारे में हम और क्या पढ़ सकते हैं, मिल्क के बारे में एक और चीज पढ़नी है कि इसमें एक शुगर होती है रेनिन, सॉरी प्रोटीन होता है रेनिन शुगर, इट्स नॉट रेनिन, इट्स कैसिनोजन। कैसिनोजन जो है या कैसीन जो है आपका एक प्रोटीन देखने को मिलता है दूध में। क्लियर। ये रेनिन जो मैंने वर्ड यूज किया था, रेनिन एक एंजाइम होता है, रेनिन एक एंजाइम होता है जो बच्चों में एक्टिवेट होता है बहुत ज्यादा। तभी जब आपने देखा होगा जब बच्चे दूध पीते हैं और थोड़ी देर बाद ही वो मतलब बाद में स्पिट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं और वो दही की फॉर्म में निकालते हैं, वो रीजन क्या होता है कि उनमें रेनिन एंजाइम बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है, एक्टिव होता है, जिसके कारण ये चीज कन्वर्ट हो जाती है, ये प्रोटीन जो है कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर। मिल्क के अंदर जो है आपका विटामिन सी नहीं होता। विटामिन सी जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन सी सिर्फ और सिर्फ प्लांट फूड से हमें मिलता है, एनिमल फूड से नहीं मिलता। सो दैट्स व्हाई एस्कॉर्बिक एसिड जो होगा यानी कि विटामिन सी जो होगा वो किस में नहीं है, मिल्क में। विटामिन सी जो होता है ना, आयरन की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है हमें, यानी कि आयरन को एब्जॉर्ब करवाने में मदद करता है। जब आयरन को एब्जॉर्ब करवाने में मदद करता है तो दैट मींस हम ये भी तो कह सकते हैं कि आपके दूध के अंदर जो है वो विटामिन सी नहीं होता और आयरन नहीं होता। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर होगा तुम्हें, समझ आ गया, ये याद रखना है। थर्मोमीटर तो आपको समझ आ गया होगा। थर्मोमीटर क्या होता है भाई, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारा नॉर्मल चीजें। और कौन से टेम्परेचर के ऊपर सेल्सियस और फारेनहाइट जो है बराबर हो जाते हैं, सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर हो जाते हैं -40 डिग्री के ऊपर, ठीक है। और पोलैरिमीटर की अगर मैं बात करता हूं तो आपने याद किया होगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट वर्ड यूज किया होगा आप लोगों ने, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, इसमें हम एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करते हैं जब एक पोलराइज से एक पोलराइज्ड होता है जिसमें लाइट जाएगी और पोलराइजेशन हो जाएगी, उसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या है वो हम मेजर करते हैं पोलैरीमीटर से। वैसे इतना नहीं पूछने को पूछेगा पोलैरीमीटर, मुझे नहीं लगता पूछेगा, बट मैंने तुम्हें बता दिया एंगल ऑफ रोटेशन पता करने के लिए पोलराइज लाइट का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यूडियोमीटर जो होता है ये किस चीज को मेजर करता है, यूडियोमीटर, यस, ये किस चीज को मेजर करता है, तो ये मेजर करता है आपका वॉल्यूम ऑफ गैसेस को, वॉल्यूम ऑफ गैसेस को जो है ये मेजर करता है। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी, ठीक है, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करते हैं, पहले तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं, पास्कल, टॉर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बार, ये याद करना। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो यंत्र होता है वो होता है बैरोमीटर, बैरोमीटर। और इसको इन्वेंट किसने किया था, टॉरिसेली ने। बैरोमीटर की रीडिंग एकदम से नीचे गिर जाए तो तूफान आएगा, धीरे धीरे नीचे गिर रही है तो बारिश आएगी, धीरे धीरे हल्की हल्की ऊपर उठ रही है तो आसमान क्या है आपका, साफ है। समझ आना चाहिए आपको। वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए जो है मैनोमीटर है, मैनोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, पढ़ लेना अच्छे से। हाँ चलो आगे बात करते हैं। आज के लेक्चर में बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन भी हैं और दूसरे क्वेश्चन भी हैं आपके। नेक्स्ट, नोबेल प्राइज जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं हर साल कहां पे, नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल जी के नाम पे है। 1895 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, 1895 में। अल्फ्रेड नोबेल वही पर्सन है जिन्होंने डायनामाइट को ढूंढा था, डायनामाइट को। क्लियर। अब ये हर साल कहां पे ये अवार्ड दिए जाते हैं, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। एक्चुअली जो है आपके जो नोबेल पुरस्कार हैं वो 6 हैं, ठीक है। स्टॉकहोम में 5 दिए जाते हैं,
स्टॉकहोम में 5 दिए जाते हैं और एक दिया जाता है ओस्लो में। ओस्लो नॉर्वे में जो है आपका पीस प्राइज दिया जाता है। बाकी जो स्टॉकहोम स्वीडन में आपके 5 प्राइज दिए जाते हैं। कौन कौन से? जो है आपका फिजियोलॉजी, मेडिसिन और जो है केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, इन ये 5 प्राइज यहां पे मिलते हैं, ये याद रखना, स्टॉकहोम स्वीडन में। बाकी एक आपको उधर बता दिया। न्यूयॉर्क की अगर मैं बात करूं, यूनाइटेड नेशन के आपके हेडक्वार्टर हैं यहां पे। मनीला एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर हैं यहां पे। और यहां पे हमारा इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर है, अंतरराष्ट्रीय राइस रिसर्च सेंटर। क्लियर? और यहां पे हमारी गोल्डन राइस जाती है, गोल्डन राइस। क्लियर? और इसमें हमारा विटामिन ए और बीटा कैरोटीन जो होता है वो रिच होता है गोल्डन राइस में। याद रखना, जिनेवा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन सबके हेडक्वार्टर जिनेवा है। तो आंसर नंबर बी, स्टॉकहोम इज द करेक्ट आंसर, स्टॉकहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हाँ, इंडिया में कटक में है, बिल्कुल यार, इंडिया में कटक में है। और कटक में किस महान शख्सियत का जन्म हुआ था? एंड दैट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी कब होती है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मुझे, ठीक है? नहीं पता साइड पे लिख के बैठ जाओ, क्वेश्चन बाद में लिख के बताना, लेकिन अपनी कॉपी में तो जरूर लिख लेना। चलो आगे बात करते हैं। जो चिप्स वगैरह के बैग्स होते हैं वो किस चीज से फिल होते हैं? वो ताकि प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं, वो फिल होते हैं आपके नाइट्रोजन से। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन, नाइट्रोजन से। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, जो म्युनिसिपैलिटी का पानी होता है ना, उसमें क्लोरीन की जो है वो टैबलेट्स वगैरह डाल देते हैं, सो डैट की जो है आप मतलब पानी शुद्ध होके आपके घरों में प्रॉपर तरीके से पहुंचा जाए। ये स्विमिंग पूल जो होता है, स्विमिंग पूल जब साफ करना होता है तो भी उसमें क्लोरीन डाल दिया जाता है, ये पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है? हाइड्रोजन तो लाइटेस्ट मेटल एलिमेंट है आपका, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ये याद रखना। आंसर नंबर डी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ। मैंने आपको आईवीएफ के बारे में बहुत बार बताया हुआ है। आईवीएफ मतलब आप लोगों ने मूवी देखी होगी वो विकी डोनर, ठीक है? सो दैट इज द आईवीएफ टेक्निक्स। दैट मींस उसमें क्या होता है, स्पर्म एंड एग निकाल के फ्यूज करके लैब्स में जाइगोट बना के फिर मदर की बॉडी में डाल दिया जाता है। तो दैट इज कॉल्ड आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर? और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उसे हम कहते हैं। और इस चीज को ढूंढा किसने था, मतलब डिवाइस किसने किया था? पैट्रिक स्टेप्टॉय एंड रॉबर्ट एडवर्ड्स। आंसर नंबर क्या बनेगा? 1 इज द करेक्ट वन, आंसर नंबर 1। क्लियर? यहां पे पर्सन का नाम है मार्टिन कूपर। ये वो पर्सन है जिन्होंने मोबाइल फोन ढूंढा था, मतलब मोबाइल फोन के बारे में इन्होंने बताया था, डिवाइस किया था इन्होंने। सेलुलर फोन कह लो, आपका मोबाइल फोन कह लो, तो वही चीज, ठीक है? आंसर नंबर ए इज द करेक्ट वन। सुपर बेब, द फर्स्ट सुपर बेब, लुइस वाज द सुपर बेब। मतलब बच्चा पहला सुपर बेब कौन सा था? लुइस ब्राउन। दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट। आज थोड़ा सा आपको लगेगा कि आज थोड़े से सर स्टैटिक क्वेश्चन भी बीच में करवा रहे हैं। इसके बाद जो है ना 10 मतलब 2-4 क्वेश्चन के बाद आपके दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह के। मैंने जानबूझ के डाले थे ये क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग कहते रहते हो ना कि सर ये थोड़ी सी स्टैटिक वाला भी करवा दो, तो बीच में मैंने डाल दिया। देखो ये अवार्ड कैसे होते हैं। अर्जुना अवार्ड जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की मिनिस्ट्री देती है हमें, ठीक है? और अगर आप किसी खेल में मतलब 1 साल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको ये अवार्ड मिलता है, तो ये स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है। नंबर 3, ऑस्कर अवार्ड जो है ये आपका किसके साथ संबंधित है? सिने वर्ल्ड के साथ संबंधित है। और इसको जो है अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट्स जो है ये अवार्ड देती है, तो ये बनेगा 1। द्रोणाचार्य जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स देती है, ये स्पोर्ट्स पर्सन कोचिज को मिलता है, नंबर 4। और पुलित्जर प्राइज जो है स्पोर्ट्स पर्सन, ये स्पोर्ट्स पर्सन को एक सेकेंड, ये मिलता है जर्नलिस्ट को, नंबर 2, ठीक है? तो पुलित्जर प्राइज जो है यूएस में कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है प्रोवाइड करती है आपकी। क्लियर? और इसका आंसर बनेगा 3142 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी, 3142 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन देखिए जी, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, जो पर्वत श्रृंखला है लार्जेस्ट, वो सबसे बड़ी कौन सी है यहां पे? तो यहां पे देखो
दिखाता हूं आपको। सो दिस इज द लार्जेस्ट, ये देखो प्रबल श्रृंखला ये वाली, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द एंडीज माउंटेन। ये एंडीज माउंटेन किसकी है, साउथ अमेरिका के अंतर्गत है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। ये जो एंडीज माउंटेन है ये वाली, क्लियर, ये साउथ अमेरिका के अंतर्गत देखने को मिलती है। ये लार्जेस्ट जो है आपकी प्रबल श्रृंखला देखने को मिलेगी। और यहीं पे ही आपको पैम्पास, ये ग्रासलैंड्स हैं, ये पेपर में आती हैं। पैम्पास ग्रासलैंड्स कहां पे हैं, ये आपके किसमें है, ग्रासलैंड साउथ अमेरिका में देखने को हमें मिलते हैं, क्लियर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पैम्पास के ऊपर बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। अमेज़न फॉरेस्ट, जिन्हें हम क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ये भी कहां पे हैं, साउथ अमेरिका में है। और अमेज़न फॉरेस्ट बहुत बड़े हैं, अलग अलग यहाँ पे कंट्रीज हैं, यहाँ पे सब कुछ फैला हुआ है, लेकिन इसका जो मेजर क्षेत्र है, एरिया जो है अमेज़न फॉरेस्ट का, वो ब्राजील में देखने को हमें मिलता है, ये याद रखना। ब्राजील में सबसे ज्यादा आपके जो है ये देखने को मिलते हैं। अब इसका आंसर क्या बनेगा आपका, एंडीज माउंटेन इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी, क्लियर। अब जैसे हमने बोला था कि साउथ अमेरिका के अंदर जो है पैम्पास देखने को हमें मिलते हैं। जो ये रॉकी माउंटेन्स है ना, रॉकी माउंटेन्स हमें नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती हैं। और यहां पे भी घास के मैदान हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेरीज, प्रेरीज, आई डोंट नो, मतलब थोड़े बहुत स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, पता नहीं, मैंने लिखे नहीं जाए, प्रेरीज, हाँ प्रेरीज, ठीक है। एल्प्स माउंटेन यूरोप की हैं, और ये यूरोप के अंदर पूरी फैली हुई हैं। अगर आपसे पूछा कि कहां पे ऐसी माउंटेन है पूरे के पूरे जो है उसमें सिस्टम में फैली हुई हैं, मतलब पूरे यूरोप में फैली हुई हैं, दैट इज द एल्प्स माउंटेन। हिमालयस, यू नो, हिमालयस आर द यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन। और हिमालयस जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है, दैट इज कॉल्ड आपका माउंट एवरेस्ट। और इसकी हाइट कितनी है, 8848.86 मीटर। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। हिमालयस क्लियर हो गया तुम्हें जी। सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। हिमालय का ओरिजिन कहां से हुआ था, टैथे सी से, ये याद करना, पेपर में आ जाता है कई बार। टैथे सी से इसका ओरिजिनेशन देखने को हमें मिला था, आंसर नंबर सी। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए जी, हाइड्रोजनेशन में हम कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, जब हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करते हैं। जाने के अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं, सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो है आपको कौन सा कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, निकेल को एज ए कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, और हाइड्रोजन गैस आपको पास करनी पड़ेगी, तभी इस चीज को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। लेकिन निकेल एज ए कैटलिस्ट का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। पीडी का मतलब होता है पैलिडियम। पैलिडियम हम यूज करते हैं एरोप्लेन वगैरह में, ये एरोप्लेन में यूज करते हैं। लेड, लेड तो बहुत ज्यादा पॉइंट एंड प्रोडक्ट है आपका, किसका, ऑल द रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस का सबका एंड प्रोडक्ट है। लेड की और पूछी जाती है पेपर में, गैलीना, ठीक है। लेड जो है टेट्रा इथाइल लेड, जो कि आपका गाड़ियों में एंटी नॉकिंग कंपाउंड है, खड़खड़ वगैरह होने से बचाता है, एंटी नॉकिंग कंपाउंड। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। कॉपर की बात करूं तो पहला मेटल हमने कॉपर को ढूंढा गया था, बेस्ट कंडक्टर है ये, बेस्ट तो नहीं कहूंगा, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर महंगा बहुत है, इसीलिए हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। और कॉपर ढूंढा कब गया था, चालकोलिथिक एज में, चालकोलिथिक एज में ढूंढा गया था, ठीक है। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, निकेल। चलिए अगली बात करते हैं। ये देखो प्रॉपर तरीके से हाइड्रोजनेशन है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, बढ़िया क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसका कोई भी एक्सक्रीटरी फंक्शन नहीं है। अब एक्सक्रीटरी फंक्शन का मतलब क्या है कि यहां पे हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी से बाहर निकलना, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब यहां पे कौन सा नहीं है भाई, स्किन से पसीना निकलता है, लंग से आपकी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, किडनी से ब्लड प्लाज्मा का प्यूरिफिकेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्राण स्पंदन के नाम से हम उसको जानते हैं, ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन स्प्लीन इज नॉट हैविंग एनी एक्सक्रीटरी फंक्शन, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी, स्प्लीन, क्लियर। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये याद करने वाले पॉइंट्स हैं। क्या, देखिए जो स्किन की बात करते हैं तो स्किन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और यहां पे एक ग्लैंड है, सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। लंग्स की आउटर लेयर को, जो आउटर लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन,
ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। किडनी की बात करें, किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है आपका क्या है, दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तभी इसकी स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। किडनी में जो स्टोन बन जाते हैं आपके, वो किस चीज के बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के। ये सारे पढ़ने हैं तुमने। स्प्लीन जो है इसे हम क्या कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्प्लीन। चलो आगे बात करते हैं। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट लिस्टेड इन द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल लिस्ट। इसमें से जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, नहीं करता पूछ रहा है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सारे लोग वोट करते हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। क्लियर। ऑल का मतलब यहां पे क्या है, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों लोग। पार्लियामेंट का मतलब यहां पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के लोग। ठीक है। इसका मतलब यहां पे स्टेट्स पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करती, ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम विधानसभा कहते हैं वो पार्टिसिपेट करती है, ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद पार्टिसिपेट आपकी करती है। क्लियर। तो यहां पे देख लीजिए, तो कौन पार्टिसिपेट नहीं करता, ये तो करता है। क्लियर। असेंबली के लोग नहीं करते, नॉमिनेशन मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ये भी नहीं करते। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सेकंड एंड थर्ड पॉइंट समझ आया जी, सेकंड एंड थर्ड इज द करेक्ट वन। बहुत बढ़िया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से नेशनल एक्वेटिक एनिमल बताइए इंडिया का कौन सा है, जो हमारी मान्यता दे रखी है सरकार ने, एंड दैट इज द गंजेटिक डॉल्फिन। गंजेटिक डॉल्फिन गंगा रिवर में मिलती है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, प्लेटानिस्टा गंजेटिका, प्लेटानिस्टा गंजेटिका। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। गंगा रिवर में मिलती है ये। और यहां पे ऑलिव रिले टर्टल आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑलिव रिले टर्टल मास नेस्टिंग करते हैं, ये मास नेस्टिंग करने आते हैं कहां पे, दैट इज इन द गाहिर माथा बीच। ये गाहिर माथा बीच कहां पे है, दैट इज इन द उड़ीसा, उड़ीसा के अंतर्गत। क्लियर। और जब वो मास नेस्टिंग करते हैं, उस मास नेस्टिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अरीबदा, अरीबदा कहा जाता है उस मास नेस्टिंग के प्रोसेस को। तो आंसर नंबर सी, गंजेटिक डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समझ आ रहा है तुम्हें? जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैगफ्लेशन इज द पीरियड ऑफ। देखिए स्टैगफ्लेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्टेज पहुंच चुकी है इन्फ्लेशन की जहां पे इन्फ्लेशन तो बहुत हाई चल रहा है, महंगाई तो चली रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, प्लस साथ साथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा देखने को हमें मिल रही है। तो दैट मींस परसिस्टेंट इन्फ्लेशन कंबाइंड विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, वन इज द करेक्ट आंसर। इन्फ्लेशन भी हाई चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई चल रही है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन के नाम से हम उसको जानते हैं। दोनों चीजें हाई चल रही हैं, इन्फ्लेशन भी, महंगाई भी, और काम भी नहीं मिल रहा लोगों को। तो आंसर नंबर वन इज द करेक्ट आंसर। और इस सिचुएशन में इन्फ्लेशन तो हाई है ही है, जीडीपी बिल्कुल कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और प्लस जो आपका रिसेशन जो देखने को मिल रहा है, और आपकी जो पॉलिसीज हैं वो भी अच्छे तरीके से नहीं लग रही हमारे सरकार के द्वारा। क्लियर। सो ऑल दीज आर इन द स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट, शाबाश। ये तो आप इजीली बता सकते हैं। विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड्स टू, विटामिन ए जो होता है इसे हम और क्या कहते हैं, विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल। क्या कहते हैं, रेटिनॉल। क्लियर। तो ये आंखों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रतौंधी, और जीरो ऑप्थेल्मिया, दो रोग हो जाते हैं। जीरो ऑप्थेल्मिया मतलब ड्राई आईज। क्लियर। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होता है। विटामिन डी जिसे हम कैल्सीफिरोल के नाम से जानते हैं, और कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन है ये आपका, और ये सनशाइन विटामिन है आपका, सनशाइन विटामिन। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी जिसे हम और क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। बेरी बेरी जो होता है विटामिन बी1 की कमी से होता है, जिसे हम और क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड थियामिन कहा जाता है, थियामिन। क्लियर। ये याद रखना। विटामिन जो वर्ड है ये किसने हमें बताया था, फंक ने हमें बताया था। विटामिन दो तरीके होते हैं, वाटर सॉल्युबल
वाटर सोल्यूबल वाले होते हैं बी और सी, और एक होते हैं फैट सोल्यूबल जो होते हैं ए, डी, ई और के। क्लियर। खाने में सबसे ज्यादा जो लॉस होता है वो विटामिन सी का होता है, ये याद रखना। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ये सारे एक बार रीड कर लेना, अच्छे से देख लेना आप लोग, ठीक है, कि क्या है ये चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने स्टार्ट किया था कब? असहयोग आंदोलन। मैंने तुम्हें बताया था असहयोग आंदोलन में एक बात करी गई थी कि गांधी जी ने बोला था इंडिपेंडेंस इन 1 ईयर, मतलब हम आजादी ले लेंगे, 1 साल में आजादी ले लेंगे। क्लियर। पूरी मास बेस्ड मूवमेंट थी, पूरा देश जुड़ चुका था गांधी जी के साथ, और ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट करी गई थी। आंसर नंबर सी। और इसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक जी की भी डेथ हो गई थी। दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। और गांधी जी ने बोला था स्कूल छोड़ दो, गवर्नमेंट ऑफिस छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। क्लियर। बस सड़कों पे आ जाओ और बायकॉट करो फॉरेन गुड्स का, सारी चीजें स्वदेशी अपनाओ। चरखा को जो है नेशनल सिंबल घोषित किया गया था, और खादी को नेशनल ड्रेस के रूप में घोषित कर दिया गया था यहां पे। आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, 1920। क्लियर। यहां पे 1940 लिखा गया है, अगस्त ऑफर आया था। अगस्त ऑफर अंग्रेजों ने हमें दिया था, जिसमें इन्होंने पहली बार हमारी डिमांड को एक्सेप्ट किया था कि हां हम आपको जो है संविधान बना के देंगे। अंग्रेजों की तरफ से आया था पहली बार, और इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिंथिगो। लॉर्ड लिंथिगो। चलिए आंसर नंबर सी, 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भाग दुख जो होता है, व्हाट आर दिस? भाग दुख का उल्लेख्या क्या है, मतलब क्या है इसका? भाग दुख वर्ड का मतलब क्या है? सो एक्चुअली ये ऑफिशियल्स होते हैं, वैदिक एज के टाइम पे थे, जो कि टैक्स इकट्ठा करते थे। कौन समझ आया? जो कि टैक्स इकट्ठा करते थे, तो दे वर द ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स ड्यूरिंग द वैदिक एज, जो टैक्स इकट्ठा करने के लिए आते थे। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लुब्रिकेंट जो होते हैं ये फ्रिक्शन को कम कर देते हैं मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन से। कैसे? हाउ? ये क्या करते हैं, जब भी मूविंग पार्ट होता है ना, उसके बीच में एक लेयर बना लेते हैं, जिससे इजीली जो है वो काम करता चला जाता है और वो नुकसान नहीं होता। ये एक थिन फिल्म बना लेते हैं, जिसके कारण जो है आपका रबिंग नहीं होगी अगेंस्ट ईच अदर डायरेक्टली। लुब्रिकेंट इंक्रीजेस द मटेरियल इरेगुलरिटीज, ये नहीं बनेगा। मेक्स द मूविंग पार्ट टाइट, गलत हो गया। लुब्रिकेंट फॉर्म ए थिन फिल्म ऑफ द सरफेस बिटवीन द मूविंग पार्ट सो दैट दे डोंट रब अगेंस्ट ईच अदर डायरेक्टली, ये भी बिल्कुल सही है, ये सही है आपका। लुब्रिकेंट टीयर्स द पार्ट्स, नहीं, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। लुब्रिकेंट जो है एक थिन फिल्म बना लेते हैं ताकि गड़बड़ ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमारे, ये कहां से हमने इस चीज को बोरो किया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल नंबर 36 टू 51 में आते हैं आपके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का उद्देश्य क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द स्टेट करना, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बना के रखना। क्लियर। और हमने इस चीज को आयरलैंड से बोरो किया है, और ये नॉन जस्टिशिएबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है, ना तो जस्टिस होगा ना ही हम इसको जबरदस्ती लगा सकते हैं। तो ये कहां से बोरो किए थे हमने? आयरलैंड से हमने बोरो किए थे। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप की बात करी थी हमने यहाँ पे। रिट वर्ड हमने यहां से लिया है आपका। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर। आयरलैंड बता दिया। यूएस से हम बात करें, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और जो है आपका फंडामेंटल राइट, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब बातें हमने यूएसए से ली। फ्रांस से हमने ली लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों वर्ड हमने यहां से लिए। तो आंसर नंबर बी, आयरलैंड इज द करेक्ट आंसर, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सी स्टेट जो है लॉन्च करने वाली है इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल विमेन ट्रेड सेंटर, जहां पे महिलाएं काम करेंगी प्रॉपर तरीके से, और जो यूएन का सस्टेनेबल गोल है विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने का, विमेन इंपावरमेंट करने का, उस चीज को अचीव करने के लिए ये कर रही है, एंड दैट इज द केरला स्टेट। आंसर नंबर सी, क्योंकि इसमें कोई डिस्कशन नहीं जाएगी, यूएन का सस्टेनेबल गोल है हमारा, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो आंसर नंबर सी, केरला इज द करेक्ट आंसर, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे इंडिया में जो मलबरी सिल्क है आपका, ये
कहां पे मिलता है सबसे ज्यादा? देखिए सबसे ज्यादा जो मलबरी सिल्क है वो मिलता है कर्नाटका में, दूसरे नंबर पे मिलता है तमिलनाडु में, ठीक है। कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये तीन जो है मेन स्टेट देखने को हमें मिलती हैं मलबरी सिल्क के लिए। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटका। क्लियर। सिल्क की बात करें तो सिल्क वॉर्म जो है इसको बनाते हैं और उनके कल्चर को हम क्या कहते हैं? सीरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। क्लियर। और जो आर्टिफिशियल सिल्क होती है, आर्टिफिशियल सिल्क जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेयॉन। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। आंसर नंबर सी, कर्नाटका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यस, बॉक्साइट जो है वो किसकी ओर है? बॉक्साइट जो है किसकी ओर है? बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम की ओर है। आंसर नंबर क्या बनेगा? ए। जो एल्यूमिनियम है, अगर बात करूं मैं अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला सबसे ज्यादा जो मेटल की बात करूं, मेटल की, मैं बार बार कह रहा हूं मेटल, ठीक है, तो एल्यूमिनियम है। अगर उसने पूछा एलिमेंट बताओ सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में कौन सा मिलता है, तो पहले ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, देन एल्यूमिनियम, देन आयरन, देन उसके बाद कैल्शियम मिलता है। अगर एलिमेंट की बात करी तो ऐसे जाएगा। अगर आपसे मेटल की बात करी तो आपका सबसे ज्यादा मिलता है हमें एल्यूमिनियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। एल्यूमिनियम अगर और बात करें जैसे फेल्ड्स्पार है, क्रायोलाइट है, कोरंडम है, सो ऑल दीज आर द आपकी एल्यूमिनियम की ओर। क्लियर। जिंक की बात करूं, कैलामाइन है यहाँ पे, ठीक है, जिंक पायराइट है, और कॉपर की बात करें क्यूप्राइट है, कॉपर ग्लांस है। तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं दिखाता हूं आप लोगों को, ठीक है। यहां पे देख लीजिए, ये है आपका जिंक का, ठीक है, जिंक का है जिंक ब्लेंड, जिंकाइट, कैलामाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। कॉपर का है क्यूप्राइट, कॉपर ग्लांस, कॉपर पायराइट, ये जो मैंने आपको अभी बताया था। और यहां पे है एल्यूमिनियम की बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्ड्स्पार, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट, कयोलिन। तो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ आया तुम्हें जी? क्लियर। करें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। द फाउंडर ऑफ जैनिज्म वॉज, जैनिज्म के फाउंडर बताइए। देखिए जैनिज्म में जो गुरु हैं, भगवान हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तीर्थंकार के नाम से हम जानते हैं। अभी 24 तीर्थंकार हुए हैं और 24th वाले महावीर जैन हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले पूछा है इन्होंने तो वो थे ऋषभदेव, ऋषभनाथ। आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 इज द करेक्ट आंसर। जब भी जो जैन धर्म के अंदर, जब जैसे बुद्ध धर्म के अंदर कहते हैं इनलाइटनमेंट, जब सुप्रीम नॉलेज मिल जाती है, तो जब जैन धर्म में सुप्रीम नॉलेज मिल जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कैवल्या। क्या कहते हैं? कैवल्या। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। कैवल्या, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम नॉलेज मिल जाना, तभी उस पर्सन को जीना, जैन, कॉन्करर, इन नामों से हम उसको बुलाते हैं। यस, आंसर इसमें क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। जैन ये जो है। चलिए अगला बताइए। कौन सी जो लेयर है हमें अर्थ पे जो हार्मफुल रेज है वो धरती पे नहीं आने देती? सन से। वो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, और हमें बचाती कौन है? ये सबको पता है, ओजोन लेयर हमें बचाती है। ओजोन लेयर कहां पे है? स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में हमें देखने को मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। क्लियर। ये स्ट्रेटोस्फीयर वही लेयर है जहां पे आपके जेट प्लेन चलते हैं, क्योंकि कोई भी एटमॉस्फेरिक फिनोमिना नहीं देखने को मिलता। ओजोन को हम मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट में। किसमें? डॉप्सन यूनिट में हम मेजर करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। अब ओजोन जो है आपकी वो दो तरीके की है, एक होती है बैड ओजोन और एक होती है गुड ओजोन। गुड ओजोन जो होती है वो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर में है, समताप मंडल में यूवी रे से बचाती है। बैड ओजोन जो है वो ट्रोपोस्फीयर में है, और ये बैड ओजोन ट्रोपोस्फीयर में है, ये धुआं वगैरह जो है ऊपर आके जम जाता है, तभी बाद में बैड ओजोन क्या करती है? आपकी एसिड रेन की फॉर्म में नीचे गिरती है। वो एसिड रेन की कैसे होती है? सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, या फिर नाइट्रिक एसिड हो सकता है। क्लियर। या फिर आपका सल्फर डाइऑक्साइड होगा या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, ये याद रखना। मैग्नेटोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर अर्थ मैग्नेट की तरह काम करती है, सबको पता है। जब मैग्नेट की तरह काम करती है ना, तो नदर्न हेमिस्फीयर में जब ये आसमान में चीजें चमकती हैं तो उसे हम कहते हैं ऑरोरा। ऑरोरा बोरेलिस के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में उसे हम कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, जो वो मतलब अलग अलग से कलर फॉर्मेशन देखने को हमें मिलती है आसमान में। ट्रोपोस्फीयर वो लेयर है जहां पे आपके डेली फिनोमिना जैसे कि वेदर, मौसम की जानकारी, क्लाउड, बादल, रेनफॉल, ये सब कुछ ट्रोपोस्फीयर में देखने को हमें मिलता है। ट्रोपोस्फीयर से जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं
तो 1 किलोमीटर ऊपर जाने से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपका कम होता चला जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, लैप्स रेट। इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट के नाम से जानते हैं। आइनोस्फीयर जहां पे आयंस हैं, और ये आपको और क्या कहते हैं, हम इसको थर्मोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं हम इसको, थर्मोस्फीयर के नाम से। और ये जो है आपका हॉटेस्ट लेयर है, हॉटेस्ट जोन है आपका, ठीक है। तो आंसर नंबर बी, ओजोन लेयर इज द करेक्ट आंसर, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है, मॉडरेटर बताना है न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सा होगा। मॉडरेटर, मंदक की बात करते हैं यहां पे। यस, मंदक जी। जी 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 जी, देखिए मंदक की अगर मैं बात करता हूं, मॉडरेटर की बात करता हूं, तो इसमें हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, न्यूट्रॉन की स्पीड को हम धीरे कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में होता क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन होती है। कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन मतलब विखंडन कंट्रोल तरीके से किया जाता है। यहां पे यूरेनियम जो टूटेगा उसको कंट्रोल कर लिया जाता है और न्यूट्रॉन की स्पीड को धीरे कर लिया जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, बड़ा मतलब मजेदार क्वेश्चन है। एक्चुअली ये मजेदार क्वेश्चन क्यों है मैं बताता हूं, क्योंकि जो मॉडरेटर है, अगर हम मॉडरेटर की बात करें, हम मैक्सिमम मॉडरेटर्स में जो यूज करते हैं लाइट वाटर एज ए मॉडरेटर यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका दैट इज ग्रेफाइट। तीसरे नंबर पे हम यूज करते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, जिसे हम हैवी वाटर के नाम से जानते हैं। ये जो तरीका है यूज करने का वो ऐसे है, पहले लाइट वाटर मतलब मैक्सिमम हम ये यूज करते हैं, फिर हम ग्रेफाइट यूज करते हैं, फिर हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड यूज करते हैं। ये रिएक्टर में यूज करने का तरीका है। अब यहां पे तीनों ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, ग्रेफाइट भी है, ऑर्डिनरी वाटर भी है। तो हम यहां पे टिक किसको करेंगे, हम याद करेंगे यहां पे ऑर्डिनरी वाटर को। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, साधारण वाटर। क्लियर, क्योंकि मैक्सिमम में हम लाइट वाटर यूज करते हैं, ऑर्डिनरी वाटर हम यूज करते हैं यहां पे। पॉइंट समझ आया तुम्हें, आंसर नंबर डी। बाकी जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट मॉडरेटर तो हमने बात कर ही ली है, और एज ए ल्यूब्रिकेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये एलोट्रॉप है कार्बन का, एलोट्रॉप है कार्बन का। तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, रेडियम को ढूंढा किसने था, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी ने इसको ढूंढा था। थोरियम की बात करें, इंडिया में मोनाजाइट सैंड है हमारी, मोनाजाइट सैंड जो कि केरला में है, और वहां पे हमें मिलती है दैट इज थोरियम मिलता है। थोरियम की ओर कौन सी है, पिच ब्लेंड। थोरियम की ओर कौन सी है, पिच ब्लेंड। और पिच ब्लेंड यूरेनियम की भी ओर है। यूरेनियम हमारे इंडिया में जादूगोड़ा माइंस में हमें देखने को मिलता है, जो कि झारखंड में देखने को हमें मिलती है। झारखंड में एक जगह है धनबाद, धनबाद। क्लियर, जिसे हम क्या कहते हैं, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी, ऑर्डिनरी वाटर इज द करेक्ट आंसर। चले आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस वर्ल्ड वाइड कजाकिस्तान में मिलता है यूरेनियम, नो डाउट। वर्ल्ड वाइड कजाकिस्तान में मिलता है, नो डाउट। ठीक है, यूरेनियम की बात चल रही है। देखिए ये क्या कह रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी में अगर हम बात करें, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि एडवर्स इफेक्ट डालेगी बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, जब एक देश, लेट्स सपोज मैं एक देश हूं और आप बाकी देश हैं, एक देश बाकी देशों से जब डील करता है तो उसकी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं, एक लेखा जोखा बनता है एंड में, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से हम जानते हैं। ये क्या कह रहा है कि इसमें जो है मॉनेटरी इफेक्ट नहीं होता। मॉनेटरी इफेक्ट का मतलब क्या है कि यहां पे पैसे की बात नहीं आएगी, मतलब पैसे से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पॉइंट समझ आया। तो यहां पे अगर मैं डिफ्लेशन की बात करता हूं, जब चीजों के प्राइस आपके कम हो जाते हैं, जब आपके चीजों के प्राइस कम हो गए तो ऑब्वियसली बात है डिफ्लेशन, और प्राइस कम होने, और हो सकता है कि वो चीज आपके पास ही पड़ी रह जाए, ठीक है, वो आपके पास ही पड़ी रह जाए और वो कोई खरीद ही नहीं रहा, तो दैट इज आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर इफेक्ट डालेगा। डीवैल्यूएशन जब हम करेंसी की वैल्यू को कम कर दें तो उसमें ऑब्वियसली बात है हमें मॉनेटरी जो है इफेक्ट देखने को हमें मिलेगा। डीवैल्यूएशन जब भी हम करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, डीवैल्यूएशन क्यों की जाती है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। डीवैल्यूएशन हमने 3 बार करी है, 1948 में, 49 में, ठीक है, 1966 में और 1991 में। 3 बार हमने जो है डीवैल्यूएशन करी है। अब थर्ड देखो कि एक्सचेंज कंट्रोल, अगर मैं कहूं कि $1 70 रुपए का है, $1 80 रुपए का हो गया, तो दैट मींस नुकसान हो गया, हमें मॉनेटरी इफेक्ट पड़ रहा है यहां पे। क्लियर।
थर्ड है इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, अगर हम बाहर से चीजें मंगा लें, बाहर से चीजें अगर मंगा रहे हैं तो वो इंपोर्ट हो गई, तो दैट मींस अगर हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो पैसे का कोई लेना देना नहीं है, यहां पे पैसा आपका कंट्रोल में है, पैसा आपके घर में ही है, ठीक है। तो इसका मतलब इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके मॉनेटरी चीजों के ऊपर, बाकी चीजों का फर्क पड़ने वाला है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया तुम्हें, आंसर नंबर डी। ये नाम याद करना है तुम लोगों ने, बस ये नाम याद कीजिए, इस पुस्तक के ऑथर का नाम क्या है, दैट इज द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। जस्ट नाम याद करोगे आप लोग, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है सीधा, दैट इज न्यूमैन और न्यूमैन मॉर्गेनस्टर्न, ये नाम है इनका भाई, याद कर लेना, जस्ट नाम याद करना। क्लियर, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन सी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें से कौन सी नहीं है, ये तो सबको पता होगा, ठीक है, सबको पता होगा, बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा, दीज आर द लैंग्वेजेस, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो है ये लैंग्वेज नहीं है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया तुम्हें, यस, आंसर नंबर डी। क्लियर, नेक्स्ट। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन बताओ, दो क्वेश्चन बताने हैं, लिख लो, बाद में कमेंट सेक्शन में बताना। माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर, एक क्वेश्चन ये है, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, दो फाउंडर हैं, ठीक है, दोनों का नाम मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाह मेरे सत्या नडेला, मैंने फाउंडर पूछा है, सीईओ नहीं पूछा, आ जाओ। बैंक रेट क्या होता है, व्हाट इज बैंक रेट? देखिए बैंक रेट का मतलब ये होता है जब भी हम आरबीआई, जब भी कमर्शियल बैंक्स को पैसा दे दे, और वो पैसा जो है आपका लॉन्ग टर्म के नहीं होना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है, एक साल से ऊपर, तब हम उसको क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। तो सेम डेफिनेशन तो रेपो रेट की भी तो होती है, लेकिन रेपो रेट में क्या होता है, इसमें भी आरबीआई जो होता है बैंक्स को पैसा देता है, लेकिन यहां पे शॉर्ट टर्म के लिए, कितने समय के लिए, शॉर्ट टर्म, कम समय के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, तो यहां पे आंसर लगाओ क्या बनेगा, अगर ये ऑप्शन होता तो हम टिक क्या करते हैं, रेपो रेट, यहां पे लॉन्ग टर्म ऑप्शन है तो हम टिक क्या करेंगे, सी ऑप्शन टिक करेंगे। ये ध्यान रखना यार, पेपर में ऐसी चीजें हो जाती हैं और गड़बड़ कर जाते हो पेपर में तुम लोग। तो आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बना था वो 1 जनवरी 1995 को इसका गठन किया गया था, बना था ये, इसका पहला नाम क्या था, गैट, ठीक है, गैट। अब गैट का फुल फॉर्म क्या है, इट्स ए जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। सो दिस इज द फुल फॉर्म। गैट का 8वां राउंड चल रहा था, 8वीं मीटिंग चल रही थी, और वो चल रही थी रुग्वे में, कहां पे, रुग्वे में 8वीं मीटिंग चल रही थी, जिसके प्रेसिडेंट थे डंकल, जिसके प्रेसिडेंट क्या थे, डंकल, ठीक है। तो उसमें नाम चेंज किया गया था WTO, तो मतलब गैट इसका नाम था, तो इसके मेंबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया गया था 1948 में। उसके बाद 8वें राउंड में इसका नाम चेंज हो गया, जिसके कारण हम कहते हैं कि डंकल अकॉर्ड के कारण इसका नाम बना है। क्लियर, और काम क्या है इसका, काम वही है भाई, ट्रेड के ऊपर आपकी कंट्रोल करना, टैरिफ के ऊपर कंट्रोल करना, ये सब चीजें। समझ आया तुम्हें जी? तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आपका, व्हाट इज दिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है ये किस चीज की एग्जांपल है आप लोगों की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो दिस इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आंसर नंबर सी। अच्छा, कल जब मैंने एक वीडियो बनाई थी ना कि लास्ट मंथ में आपको करना क्या है, तो मैंने ऐसे बोल दिया था 2-4 क्वेश्चन तो आते हैं कंप्यूटर के, तो पढ़ लेना, क्या दिक्कत है उसमें। या बाद में बच्चे कहते हैं कि सर आप पहले पढ़ के आते कि सर 20 क्वेश्चन आने हैं, अरे यार क्वालिफाइंग नेचर है पहली बात तो, अब क्वालिफाइंग पेपर है वो, तो तुम उस चीज के पीछे लग जाओगे, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आप जो है ना प्रीवियस ईयर एग्जाम उठा लो, ठीक है, ये SSC के जितने भी प्रीवियस ईयर मार्केट में मिलते हैं, तो उसमें जो कंप्यूटर के सेक्शन के क्वेश्चन है ना उसको याद कर लो। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, उसी में से निकल आएगा क्वेश्चन,
उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि इतना हाई फाई वो पूछने नहीं वाले, तुम्हें पूरी कंप्यूटर की नॉलेज लेनी पड़े, ठीक है। कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तुमसे मांग रहे, वो जस्ट तुम्हें अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं, भाई इनपुट डिवाइस क्या है, ये C++ क्या होती है, क्या लैंग्वेजेस होती हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, पावर पॉइंट क्या है। ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछने वाले हैं तुमसे, मतलब ऐसा नहीं कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे तुमसे, ऐसा नहीं होगा। बहुत नॉर्मल चीजें पूछेंगे, भाई माउस को इन्वेंट किसने किया था, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं, ऐसी चीजें नॉर्मल सी क्वेश्चन पूछने वाले हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम उठा लो, एसएससी के मार्केट में बुक ले आओ, कोई कंप्यूटर की बुक भी आती होगी, उससे जितने भी क्वेश्चन हैं उनको फटाफट रिवाइज कर लो, बस यही काम है। और ज्यादा दिमाग मत लगाओ उन चीजों में, मैं तुम्हें बता रहा हूं जी। आंसर नंबर C। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। वो तुम्हें इंजीनियर नहीं बना रहे बिल्कुल ना ही तुम्हें इंजीनियर बनाना है उन्होंने, कंप्यूटर इंजीनियर नहीं बना रहे वो। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज इंश्योर्ड अंडर। देखिए राइट टू लाइफ और लिबर्टी की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 में इसका बात करी गई है। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। 12 में आपके फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशन है, 13 में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, 15 में आपका जो आर्टिकल 15 मूवी भी देखी होगी आपने, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो भेदभाव वाली बातें हैं उसको, डिस्क्रिमिनेट को खत्म करना है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ द बर्थ, इस चीजों से हमने उसको हटाना है। पॉइंट समझ आया? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। ये है जी राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला बताइए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, जो हमारा नेशनल एंथम है ये किसने लिखा था? नेशनल एंथम, देखिए नेशनल एंथम जो है ये लिखा था बंगाली भाषा में, लिखा गया था 1911 में, और 27 दिसंबर 1911 में इसको पहली बार गाया गया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे उस टाइम पे आईएनसी के चेयरपर्सन कौन थे, ठीक है, ये बताना है मुझे आप लोगों ने। और उसके बाद 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को इसका हिंदी वर्जन को अडॉप्ट कर लिया गया था, और ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को, जिनको हम बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इन्होंने गीतांजलि पुस्तक भी लिखी थी जिसके कारण इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और 1913 में। और इन्होंने जो है इनको काबुली वाला पुस्तक इन्होंने लिखी है। इनको टाइटल मिला था गुरुदेव का, गुरुदेव का टाइटल इन्होंने दिया था महात्मा गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल इन्होंने दिया था। इन्होंने नाइटहुड का टाइटल वापस किया था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया तुम्हें? यस, आंसर नंबर बी क्लियर हो गया तुम्हें जी। ये बाकी नाम भी इंपॉर्टेंट है यार, बाकी नाम भी इंपॉर्टेंट है, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है आनंद मठ लिखी है, आनंद मठ, जहां से नेशनल सॉन्ग लिया गया है आपका, ठीक है। दुर्गेश नंदिनी पुस्तक इन्होंने लिखी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देवी चौधरानी पुस्तक इन्होंने लिखी है। शरद चंद्र चटर्जी वैसे लेखक हैं बट आपके एग्जाम के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे देवदास, परिणीता, ये इन्होंने लिखी है, शरद चंद्र चटर्जी ने लिखी है। अरविंदो घोष जी की बात करता हूं तो लाइफ डिवाइन और एसे ऑन गीता जो है ये इन्होंने लिखी है। ये वही पर्सन है अरविंदो घोष जिन्होंने आश्रम भी बनाया था पुडुचेरी के अंतर्गत, कल भी मैंने आपको बताया था। तो आंसर नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन क्या कहता है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम इमरजेंसी लेते हैं तो आपके कौन सी चीजें ऑटोमेटिकली जो हैं आपकी सस्पेंड हो जाती हैं? कौन सी ऑटोमेटिकली चीजें जो हैं सस्पेंड हो जाती हैं? ये क्वेश्चन है आपका। मतलब कौन सा आर्टिकल जो है आपका ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है? मतलब बताओ फटाफट। देखिए आपके सिर्फ 2 आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते, आर्टिकल 21 एंड 20 एंड 21 नहीं खत्म होता, आर्टिकल 19 वाला जो चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी क्लियर हो गया तुम्हें? एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आर्टिकल 19 खत्म होता है वो सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में 3 रीजन होते हैं, 2 कारणों से होता है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण। अगर या तो लड़ाई हो रही हो या बाहर से विद्रोह चल रहा हो तभी होगा। अगर हमारे देश में आर्म्ड रिबेलियन चल रहा हो, सैन्य विद्रोह चल रहा हो,
तो ये आर्टिकल नहीं सस्पेंड होता, ये याद रखना। आर्म्ड रिबेलियन के केस में, सैन्य विद्रोह के केस में ये चीज जो है आपकी खत्म नहीं होती। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, ये याद रखना। ये 19 वाला आर्म्ड रिबेलियन में नहीं होता, क्योंकि ये इमरजेंसी किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, और 3 कारणों से लगती है हमारी नेशनल इमरजेंसी। इस केस में ये आर्टिकल खत्म नहीं होता, और तीनों कारण से ही हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई है, ठीक है। तो पहले एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण लगी थी 1962 में, जब इंडिया चाइना का एग्रेशन था ना। वॉर हुई थी 1971 में इंडिया पाकिस्तान की, और पहले आर्म्ड रिबेलियन का नाम था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिबेलियन वर्ड में चेंज किया गया था 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग, क्लियर। इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण जो है आपकी 1975 में जब जो है इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, फखरुद्दीन अली अहमद वाज द प्रेसिडेंट, उस टाइम पे ये जो है आपकी लगी थी इमरजेंसी। यस, पार्ट 18 में आता है, बिल्कुल पार्ट 18 में आता है आपका, दैट इज नेशनल इमरजेंसी वाला पार्ट 18 में। तो ये हो गया जी। तो 14 नंबर आर्टिकल क्या बोलता है आपको, इक्वालिटी के बारे में, राइट टू लाइफ के बारे में 21, ये 32 वाला हार्ट एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कौन बोलता है, भीमराव अंबेडकर जी बोलते हैं, हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। और आर्टिकल 32 को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का आर्टिकल, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यहां पे हम रिट वर्ड यूज करते हैं, रिट फाइल करते हैं, और रिट वर्ड हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। समझ आया तुम्हें? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है इंप्लीमेंट करी गई थी कब? देखिए फॉरेस्ट पॉलिसी बहुत सारे ईयर्स हैं। अगर मैं नेशनल फॉरेस्ट जो है आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की बात करूं, वो 1927 में था, लेकिन बाद में फॉरेस्ट पॉलिसी बनी जो अमेंड करी गई थी 1952 में। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, 1 इज द करेक्ट आंसर, 1952, क्लियर, ये याद रखना। फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे, फॉरेस्ट हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट का मतलब क्या होता है, जहां पे सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। हमारा एरिया वाइज फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहां पे है आपका, मध्य प्रदेश में। परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पे है आपका, मिजोरम में। सो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्लियर, ये याद रखना। तो आंसर नंबर 1। सो यहां पे देख लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में पूछे जाते हैं ये सारे एक्ट। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पूछा गया है, फॉरेस्ट पॉलिसी पूछा गया है आपसे, ठीक है। देखो यार सारे पूछे गए हैं, मैं तुम्हें बता दूं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी पूछा गया है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पूछा गया है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पूछा गया है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पूछा गया है आपका। तो पूछने को कुछ भी पूछ लेगा, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज भी पूछा गया है। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है, द टेन्योर ऑफ ग्राम पंचायत एंड नगर पालिका शैल बी फॉर। जो पंचायत और नगर पालिका के लिए कितने साल का कार्यकाल होता है? तो कार्यकाल होता है सिर्फ 5 सालों के लिए, जब तक वो डिसॉल्व नहीं हो जाती, अनलेस डिसॉल्व अर्लियर। अगर 5 साल से पहले वो डिसॉल्व हो जाएगी तो जो नई पंचायत आएगी उसका कार्यकाल वहीं से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। पंचायत की अगर मैं बात करता हूं, ग्राम पंचायत की, आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक आपका आर्टिकल देखने को हमें मिलता है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 इसका एक्ट है, और 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत, इंप्लीमेंट किया गया था 1993 में। नगर पालिका के बारे में बात करूं, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 हुआ था, जो कि इंप्लीमेंट किया गया था 1993 में। 18 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। पंचायत का स्केड्यूल जो है वो है 11वां, नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी का आपका जो स्केड्यूल है वो है 12वां। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पंचायत जो है आपकी कहां नहीं है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायत नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। और नगर पालिका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो पहली बनाई गई थी वो मद्रास में बनाई गई थी, ये भी आपको याद रखना है, 1688 में, ठीक है। पंचायत पहली आपकी स्टार्ट कहां पे हुई थी, राजस्थान, नागौर डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज इन द 1959। उसके बाद आंध्र प्रदेश दूसरी स्टेट थी जहां पे फुली पूरे स्टेट में लगाया गया था ये वाला चीज, क्लियर हो गया तुम्हें। तो सारे पॉइंट्स याद रखना। और 24 अप्रैल इज द पंचायती राज डे, 24 अप्रैल पंचायती राज डे, समझ आया तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। ये आपने देखा होगा, ठीक है,
जब ब्लैक मनी को कंट्रोल करना था सबसे पहली बार 1978 में, जब हमने नोट बंद किए थे 500 और 1000 के, फिर उसके बाद हमने 500 के नोट और 2000 के नोट घोषित कर दिए थे, दोबारा मार्केट में लेके आए थे। ये हम लेके आए थे कब? 2016 में। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना, डीमोनेटाइजेशन पहली बार 1978 में हुई थी। उसके बाद जो है 500 रुपए का नोट, 2000 रुपए का नोट नवंबर 2016 में वापिस आ गया था। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे वो मोदी जी की अनाउंसमेंट रात के 8 बजे से ये नोट बंद हो जाएंगे, वो कब की थी, यानी कि सेकंड डीमोनेटाइजेशन कब किया गया था, तो मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ठीक है, यस, यहां पे क्वेश्चन पता क्या, ऑल्दो 500 के नोट रीमोनेटाइज हो गए थे, ये लिखा गया है। तो जब रीमोनेटाइज किया गया था तो नवंबर में किया गया था। डीमोनेटाइजेशन पहली बार हुई थी 1978 में। समझ आया तुम्हें? ये ध्यान रखना। यस, आंसर इसमें क्या बनेगा? सी। चलिए जी, यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन से पार्ट में देखने को मिलती है, कौन से चैप्टर में देखने को मिलती है? ठीक है, ईयर याद रखना, डेट नहीं मुझे चाहिए। डेट तो ठीक है, ईयर बताना है। ठीक है, ओके। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, यूपीएससी का जो बातें हैं ये कौन से आर्टिकल में और कौन से चैप्टर में, कौन से पार्ट में बातें करी गई हैं ये। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बात तो यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आर्टिकल नंबर है वो है 315 से लेके 323 तक। पहले तो ऑप्शन ये ढूंढो, तो ये दो ऑप्शन है, पहला और दूसरा। पार्ट 14 में आता है, चैप्टर 2 में आता है, ये चैप्टर 2 में 315 से 323 में। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? बी ऑप्शन, पार्ट 14 चैप्टर 2 315 से 323। क्लियर हो गया तुम्हें? सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट। यूपीएससी के जो चेयरपर्सन होते हैं उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, उनका और उनके मेंबर्स को भी कार्यकाल 6 साल होता है, रिटायरमेंट एज 65 एज होती है। तो देख लेना अगर पेपर में आ गया क्वेश्चन। आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, इनको हम स्ट्रेस्ड एसेट ऑफ बैंक्स कहते हैं। भाई बैंक के ऊपर सरदर्दी है, ये लोन, ये पैसे जो हैं सरदर्दी है, ये एसेट जो है सरदर्दी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक में जब लोन लेने जाते हो तो आप अपनी चीज गिरवी रख देते हो। अगर आपने वो चीज 90 दिनों तक आपने कोई पैसा नहीं दिया बैंक को, ना इंटरेस्ट दिया, ना आपने जो पैसे लिए थे उसका ब्याज दिया, या कुछ भी मतलब उसका रिटर्न किया, आपने कुछ भी नहीं बैंक को दिया, तो आपका जो लोन हो जाता है ना वो एनपीए हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, भाई परफॉर्म ही नहीं कर रहा। ये 90 दिनों प्लस, जैसे 90 दिन कवर हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे, तो एनपीए अकाउंट आपका हो जाता है। क्लियर? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और इसे हम और क्या कहते हैं? बैड लोन की बात करते हैं, बैड लोन्स। क्लियर? तो ये हमारे बैंक के लिए स्ट्रेस्ड एसेट है। रीस्ट्रक्चर्ड लोन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीस्ट्रक्चर्ड? रीस्ट्रक्चर्ड का मतलब ये होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक से आपने पैसे ले लिए, ठीक है, बैंक से आपने पैसे ले लिए और बैंक आपको कह रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी बेचेंगे, तो फिर दोनों में सुलह होती है, ठीक है, दोनों में सुलह होती है। तो उसमें वो क्या कहता है, चल ठीक है, तेरे को 10% पे हमने ब्याज दिया था ना पैसे देने के लिए, तो ऐसे कर 5 पे दे दे, 6 पे दे दे, ठीक है, तो रिटर्न कर दे, 5 पे रिटर्न कर दे, 6 पे रिटर्न कर दे। तो हम जब रिस्ट्रक्चर करते हैं दैट इज कॉल्ड रीस्ट्रक्चर्ड। क्लियर? उसके बाद है रिटर्न ऑफ एसेट। रिटर्न ऑफ एसेट्स का मतलब क्या होता है? जब ये जो एसेट होते हैं ना, उनकी जो वैल्यू हो जाए, जीरो हो जाए। जब जो गिरवी रखे थे, बैंक के पास जो चीजें गिरवी रखी थी वो जीरो हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑफ एसेट। तो ये सारे जो है ना, तीनों के तीनों हैं, ये हमारे क्या हैं? दे आर द बैड एसेट्स और स्ट्रेस्ड एसेट ऑफ द बैंक्स, तीनों के तीनों। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी, डी ऑप्शन। क्लियर? सो गाइस, ये थे क्वेश्चन हमारे लेक्चर में। बाकी कैसा लगा लेक्चर बताना, लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और ये डेली क्लासेस हमारी ऐसे ही चलेंगी। सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे आप इन सबके सोशल मीडिया हैंडल्स जो मेरे हैं वो आपको कमेंट सेक्शन और उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हर घर शिक्षा कैंपेन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आपको एक कोड लगाना है VIP 499। इसमें आपको मेरे जो पेड कोर्सेज हैं जस्ट 1 ईयर के लिए 499 रुपीज में मिलेंगे, 499 में। क्लियर? और एक कौन से हमारे कोर्सेज हैं? 10,000 और GS कोर्स। 10,000 MCQ कोर्स है, इसमें हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस किए हैं, और डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, SSC के भी करवा रखे हैं मैंने यहाँ पे, और आपके मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं। और अभी 20 दिन का समय रहता है, और इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, अभी YouTube पे भी पड़ी है,
कि इसमें आपको कौन कौन सी चीजें पढ़ के जानी है, ठीक है, तो वो भी इसको पढ़ लेना अच्छे से कि कौन कौन से फोल्डर्स आपको पढ़ के जाने हैं 10-20 दिन में, कि भाई पढ़ लेना वो चीजें, ठीक है। जीएस कोर्स हमारा एक थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अंडरस्टैंडिंग करेगी है थ्योरी के टॉपिक्स। ये कोर्सेज के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। अदरवाइज आप करना क्या, स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट खोलना, जैसे आप इसको खोलेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, बिल्कुल नीचे जाना, जैसे आप नीचे जाएंगे ना वहां पे लिखा होगा डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज, तो वहां पे ये दोनों कोर्सेज आपको नजर आ जाएंगे। VIP 499 कूपन कोड यूज करना और आप कोर्स जो है 499 रुपीज में 1 साल की वैलिडिटी के लिए ले सकते हैं। समझ आया? दैट्स इट, क्लियर। सो बस पढ़ो अच्छे से, तैयारी करो, रिवाइज करो जो चीजें तुम्हें बोली हुई हैं। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, 11 तारीख को हमारी ल्यूसेंट के 500 क्वेश्चन की डिस्कशन होगी, उसके लिए इवेंट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, तो उसको भी पढ़ लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। अच्छे से पढ़िए। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।